Good morning. Today is 4th of April 2017 and we are going to discuss the articles of the Hindu. सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है ये पिछले एक साल में देखिए आपने देखा होगा जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में काफी तरह के डिफरेंसेस थे जजेस को अपॉइंटमेंट को लेके और दूसरे इश्यूज को लेके। लेकिन अब एक मौका था इलाहाबाद में, इलाहाबाद हाईकोर्ट की 150वीं सालगिरह थी और उस मौके पे एक अच्छी क्वेश्चन देखने को मिली हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया JS खेर के बीच में और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में। तो एक उम्मीद की जा रही है कि अब जो डिफरेंसेस थे उनको पाटा जाएगा और जो पेंडेंसी ऑफ केसेस या फिर जजेस की जो वैकेंसी काफी ज्यादा हो गई थी उसको भरा जाएगा। अब नीचे का जो आर्टिकल है वो वेनेजुएला से रिलेटेड है, वेनेजुएला की कुछ इंटरनल प्रॉब्लम से रिलेटेड है, तो थोड़ा बहुत 2-3 पॉइंट इस आर्टिकल के हम डिस्कस करेंगे। बीच का जो आर्टिकल है काफी अच्छा आर्टिकल है, बैड लोन्स यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है बैंक्स की वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए काइंड ऑफ एनालिसिस किया गया है। पॉइंट्स तो हमने पहले भी इससे रिलेटेड डिस्कस किए गए हैं लेकिन अच्छा एनालिसिस है इस आर्टिकल में। नीचे का जो आर्टिकल है वैसे तो देखिए पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल है लेकिन नॉर्थ ईस्ट की समस्या मणिपुर की क्या है आखिरकार और नागा जो अपराइजिंग है या फिर नागा कन्फ्लिक्ट क्यों है, हम जड़ तक जाएंगे इन दोनों स्टेट्स की प्रॉब्लम्स पे इस आर्टिकल के अंदर में पूरी टाइमलाइन के साथ डिस्कस करेंगे इसे। फिर आएंगे साइड में, ये साइड का आर्टिकल नहीं डिस्कस करने लायक, बहुजन समाज पार्टी हार चुकी है यूपी के अंदर में तो उससे रिलेटेड आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ का जो आर्टिकल है नीचे वो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, समुद्र के पानी को कैसे डीसैलिनाइज किया जाता है यानी काफी नमक होता है समुद्र के पानी में, उसको कैसे ठीक किया जाता है ग्राफीन ऑक्साइड की सहायता से। नई एक प्रकार से डिस्कवरी ये हुई है तो इसे भी हम डिस्कस करेंगे। और ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, सिनेमा से रिलेटेड आर्टिकल है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है इस एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में जो डिफरेंसेस कम होने वाले हैं उससे रिलेटेड। तो देखिए सबसे विकराल जो समस्या थी जजेस की वैकेंसी जो काफी खाली थी वो थी देखिए पेंडेंसी ऑफ केसेस, यानी केसेस थे वो काफी लटक रहे थे, तारीख पे तारीख मिल रही थी लेकिन केसेस सोल्व नहीं हो रहे थे। तो आखिरकार इतने सारे केस पेंडिंग क्यों होते हैं हमारे भारत की कोर्ट्स में और ऐसा क्या किया जाए कि जो केसेस हैं वो ज्यादा से ज्यादा डिस्पोज हों और पेंडेंसी कम से कम हो। तो यहाँ पे देखिए पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। इसका बैकग्राउंड ये था कि देखिए पिछले एक साल में काफ़ी तरह के डिफरेंसेस थे NJEC को लेके। फिलहाल क्या है, कोलिजियम सिस्टम काम करता है। कोलिजियम सिस्टम मतलब CGI प्लस में जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो मिलके जजेस की नियुक्ति करते हैं। और लेकिन जो हमारे भारत ने जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि देखिए एक NJEC के सिस्टम होना चाहिए, इसमें 6 मेंबर्स होंगे, 3 जो होंगे वो जुडिशरी से रिलेटेड, 2 अपॉइंट किया जाएंगे और एक लॉ मिनिस्टर, इस तरह का आया था। अब तो देखिए इसे निरस्त भी कर दिया गया है तो ये सब चीज़ें आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट NJEC लेके आई कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के अंदर में इसे निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि NJEC नहीं आ सकती, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है। अगर NJEC आती है जजेस को अपॉइंट करने के लिए तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा जो कि सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ में है और इससे जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो हर्ट हो जाएगी। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने NJEC को इनवैलिडेट कर दिया। तो लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात जरूर कही, जब सुप्रीम कोर्ट ने NJEC को इनवैलिडेट किया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए हम मानते हैं कि अभी जो कोलिजियम सिस्टम है उसमें कुछ खामियां हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि देखिए आप कुछ सजेशंस दीजिए ताकि हम कोलिजियम सिस्टम जो है उसको इंप्रूव कर सकें। तब बाद में जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी राय दी सुप्रीम कोर्ट को कि किस प्रकार से कोलिजियम सिस्टम को इंप्रूव किया जा सकता है तो उस चीज को कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी वो सजेशंस दे जो गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि आप ये चेंजेस अपनाइए कोलिजियम सिस्टम में जिससे कोलिजियम सिस्टम अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसमें 2-3 कंट्रोवर्शियल बातें थी। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हमारे पास में वीटो होनी चाहिए, यानी अगर गवर्नमेंट को लगता है कि किसी जज की नियुक्ति से नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है फिर किसी और चीज की दिक्कत हो सकती है तो सिक्योरिटी को खतरे में रखते हुए हम उस जज की नियुक्ति पर रोक लगा दें अपनी वीटो का यूज करके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, ऐसे तो आपके पास अधिकार हो जाएगा, आप तो इंटरफेयर करोगे सुप्रीम कोर्ट की या फिर बाकी जो हाई कोर्ट की जजेस के अपॉइंटमेंट में। तो इस बात को लेकर पिछले एक साल से विवाद चल रहा था, काफी तरह के डिफरेंसेस थे तो हुई नहीं, काफी कम अपॉइंटमेंट्स हुई है जजेस के अंदर, जजेस की पूरे कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, इसके कारण में वीटो पे विवाद के कारण पे और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे विवाद के कारण। लेकिन अब TS ठाकुर रिटायर हो गए जो पहले के चीफ जस्टिस थे और अब हैं मिस्टर JS खेर, तो उनकी एक प्रकार से अच्छी क्वेश्चन है अभी गवर्नमेंट के साथ में और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अभी जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे जो विवाद था उसे सुलझा लिया जाएगा। अब ये 150वीं सालगिरह थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा कि देखिए जो गवर्नमेंट है वो पूरा साथ देगी जुडिशरी का कि वो पेंडेंसी ऑफ केसेस घटाएं, गवर्नमेंट का पूरा साथ है, पूरा सपोर्ट है जुडिशरी को। तो ये पूरा बैकग्राउंड है। अगर देखिए आंकड़ा देखें तो इसे आप यूज कर सकते हैं। आंकड़ा ये है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडेंसी है वो 58,879 है और पहले थी ये 2012 में
66,692। तो 12 वाला तो आप याद क्यों ही करोगे ना, 15 वाला याद कीजिए सिर्फ। 58,879 और हाई कोर्ट्स की जो पेंडेंसी है वो 41 लैक्स और 2.64 करोड़। ये है हमारी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की। ये आंकड़ा देखिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मेंस में वैल्यू एडिशन हो जाएगा अगर इस प्रकार का आंकड़ा आप लिखते हो तो। एग्जामिनर को यूं लगेगा कि पूरा बच्चे का ध्यान है और अच्छा फैक्ट्स के साथ में आंसर लिखा जा रहा है। तो ये काइंड ऑफ एक ग्राफ है कैसे बढ़ती जा रही है जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए आर्टिकल में अब इतना कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन मैं अपनी तरफ से काफ़ी पॉइंट्स इसमें ऐड कर रहा हूं कि कौन कौन से काजेज हैं, ताकि जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका आंसर दिया जा सके। ये अपने तरफ के पॉइंट्स हैं मेरे। देखिए कई बार काफ़ी तरह के रीजंस हैं कि कोर्ट में पेंडेंसी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोर्ट्स नहीं है, मतलब एक जो बार बार बात आती है कि नेशनल कोर्ट ऑफ अपील बनाए जाए। अब सुप्रीम कोर्ट की बात लीजिए एग्जांपल के तौर पे, सारे केसेस देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी कोर्ट ऑफ अपील बन के रह गई है। जब सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था तो यह सोचा गया था जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं मेनली सुप्रीम कोर्ट उन पे ध्यान देगी। लेकिन आजकल होता क्या है, आजकल तो सारे मुकदमे जो हाई कोर्ट में जो लोग केस हार जाते हैं अपील के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में करते ही करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तो अपील को ही हैंडल करता जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को एड्रेस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास में टाइम बचता ही नहीं। और ऊपर से ज्यादा जुडिशियल ऑफिसर्स यानी जजेस की बहुत ज्यादा किल्लत है। सिर्फ 30 जजेस, सोच के देखिए, पूरा अपना 125 करोड़ हम भारतीय हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या सिर्फ 30 प्लस 1 31। और बाकी हाई कोर्ट्स में भी जजेस की संख्या काफी कम है। और जो है वो क्या भरी जा रही है? नहीं, वो भी आधी खाली रहती है। मतलब जो हाई कोर्ट्स में जितनी जजेस की फुल स्ट्रेंथ है वो भी नहीं भरी होती, वहां पे वैकेंसी खाली रहती है। और ऊपर से देखिए और काफ़ी तरह के रीजंस ऐसे हैं कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं होती, कई बार तो जजेस को नहीं होती। कई बार ऐसे होता है कि देखिए एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, राम जेठमलानी जैसे वकील हैं, सोली सोराब जी, नरीमन, ये जो सारे वकील हैं, अब इतने पढ़े लिखे वकील हैं, ये कई बार मान लीजिए वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट में पेश होते हैं, तो हाई कोर्ट जज भी एक प्रकार से डरते हैं कि अगर कोई ऐसी गलती कर दी तो बार काउंसिल में बेइज्जती हो जाएगी या फिर कुछ। वो क्या करते हैं, वो कुछ डिसीजन लेते नहीं, वो एडजर्न कर देते हैं। सिर्फ एडजर्न करने का मतलब है कि अगली तारीख दे देते हैं वो, क्योंकि उनको लगता है कि यार आगे वाला जो जज आएगा वो अपने आप टैकल कर देगा केस, कोई गलती हो गई तो मेरे पे बात आ जाएगी। कई बार वकील ऐसा करते हैं, वकील जानबूझ के एडजर्नमेंट ले लेते हैं, केस को आगे आगे चलाते रहते हैं। मतलब एक सेक्शन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कई बार वकील की गलती होती है, कई बार जजेस की गलती होती है, कई बार जज पढ़ के आते हैं तो वकील निठल्ले निकलते हैं। तो ये सारे रिस्पॉन्सिबल हैं। और अगर देखिए कई सारे और रीजंस में बताऊं तो आजकल देखिए चलान कटने का केस भी जाता है हाई कोर्ट के, जो कोर्ट के अंदर में जाता है, छोटी कोर्ट से सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जाता है चलान कटने का केस। एक और बड़ा रीजन ये है, गवर्नमेंट जो है वो मेजर लिटिगेटर है। आपने सुना ही होगा, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के साथ केस चल ही रहे हैं। हर एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट बहुत केस लड़ रहा है कोर्ट्स के अंदर में। तो गवर्नमेंट ने इससे निपटने के लिए एक नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी भी बनाई थी, ताकि गवर्नमेंट भी सोच समझ के केस लड़े, इतने ज्यादा केस गवर्नमेंट ना लड़े। और देखिए ऊपर से ज्यादा करप्शन, रेड टेपिटिज्म और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, ये सारी चीजें जो है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है। टेक्नोलॉजी आज भी हमारी कोर्ट्स में यूज होती है, वो ब्रिटिश टाइम की टेक्नोलॉजी यूज होती है, तो टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। तो इनको तो हम अलग स्लाइड में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है पेंडेंसी ऑफ केसेस को घटाने के लिए। देखिए सबसे पहले तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लेके आओ, है भी सारी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अभी, लेकिन उनको फंड्स नहीं मिलते। अगर फंड्स मिलते हैं तो थोड़े टाइम बाद वे सिंपल कोर्ट्स की तरह ही काम करने लगते हैं, यानी हर कोई केस ही फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की तरफ जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होनी चाहिए ताकि हर एक केस को डेली सुनवाई हो सके और अंजाम तक पहुंचाया जा सके। मोबाइल कोर्ट्स होने चाहिए, यानी कुछ मोबाइल कोर्ट्स, यानी जज जाए गांव में या फिर दूर दराज के इलाकों में, वो वहां पे जाके एक प्रकार से केसेस सोल्व करें। देखिए बड़े केसेस नहीं, जो छोटे मुकदमे होते हैं, जैसे कोई पारिवारिक मामला है, जमीन का मामला है, गांव स्तर पर जो मामले होते हैं, वो एक प्रकार से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ना आए, उनको वहीं पे सुलझा लिया जाए। उसके लिए मोबाइल कोर्ट्स काम आ सकती हैं। और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में तो देखिए शिफ्ट सिस्टम होना चाहिए, शाम तक काम करना चाहिए। जो मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे यहाँ पे सुलझाए जाएं तो शाम तक भी काम करना चाहिए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को। लोक अदालत इस्टेब्लिश हम कर सकते हैं, होती भी है, मतलब कर क्या सकते हैं, लेकिन ज़्यादा स्तर पर करनी चाहिए। लोक अदालत में क्या होता है, नेशनल लेवल पर लोक अदालत ऑर्गेनाइज होती है। देखिए इसमें रिकॉन्सिलिएशन पे ध्यान देते हैं। ये और जो ग्राम न्यायालय एक्ट है ना, ये दोनों सेम चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी। ग्राम न्यायालय एक्ट और लोक अदालत में क्या करते हैं, और देखिए इसमें क्या करते हैं लोक अदालत और इसमें एक डिफरेंस है ग्राम न्यायालय में, मैं आपको बताता हूं क्या डिफरेंस है। कॉन्सिलिएशन पे ध्यान देते हैं, मतलब कॉम्प्रोमाइज पे ध्यान देते हैं। जैसे दो पार्टीज आएंगी यहाँ पे, और ग्राम न्यायालय में तो देखिए कोई फॉर्मर जज या फिर सीटिंग जज प्लस में 2 सोशल वर्कर्स होंगे, और ये मिलके एक जो पैनल बनाएंगे। सोशल वर्कर्स की नियुक्ति कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो सोशल वर्कर्स की नियुक्ति करेगा। गांव में जिनकी इमेज ठीक ठाक है, जिनकी इंटीग्रिटी है, उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी। और ग्राम न्यायालय एक्ट के अंदर ये लिखा गया है, वो दो पार्टीज के बीच में गांव लेवल पे कॉन्सिलिएशन यानी समझौता करवा देंगे। भाई दोनों पार्टीज को मनवा लेंगे कि तू इसकी बात मान ले, तू इसकी बात मान ले, इस प्रकार से ये चीज हो जाएगी। लोक अदालत में सोशल वर्कर नहीं होते,
समझ गए? कॉन्सिलेशन और कॉम्प्रोमाइज यानी समझौता करवाने में यहां पे भी ध्यान दिया जाता है लोक अदालत में, पारिवारिक मामला, जमीन मामला, ये छोटे मोटे जो मामले होते हैं, लेकिन इसमें सोशल वर्कर्स नहीं होते। इसका क्वेश्चन भी आया था, ये देखिए, ये 2016 यूपीएससी का पेपर है, यानी पिछले साल का। ये क्वेश्चन आया था, ग्राम न्यायालय एक्ट में क्या है? ग्राम न्यायालय एक्ट कैन हियर ओनली सिविल केसेस एंड नॉट क्रिमिनल केसेस। मैंने आपको बताया था, जब भी यूपीएससी में ओनली देखो आप, तो बस आप एक प्रकार से पूरी कंसंट्रेशन वहीं पे लगाओ। यूपीएससी फंसाने के लिए ओनली पर ध्यान देती है, ये स्टेटमेंट गलत है। नहीं, ग्राम न्यायालय दोनों चीजों के केस हैंडल कर सकते हैं, सिविल के साथ साथ क्रिमिनल केसेस भी। नीचे का ऑप्शन देखिए, द एक्ट अलाउज लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज मीडिएटर्स एंड रिकॉन्सिलेटर्स। जी हाँ, अभी भी मैंने आपको बताया कि 2 सोशल वर्कर्स की नियुक्ति होती है ग्राम न्यायालय एक्ट में, तो बी इसका आंसर हो गया। आसान सा क्वेश्चन था ये। और उसके अलावा कौन कौन से रेमेडीज हम अपना सकते हैं? देखिए, उसके अलावा प्ली बार्गेनिंग, ये प्ली बार्गेनिंग का सिस्टम विदेशों में होता है। एक मौका दिया जाता है अपराधी को कि आप अपना जो अपराध है वो स्वीकार कर लीजिए और हम आपकी सजा कम कर देंगे, इस प्रकार से बार्गेनिंग होती है। तो ये इससे काफी फायदा होता है, केस लटकता नहीं रहता। ये विदेशों में, यूएस में ये सिस्टम यूज होता है, साउथ अफ्रीका में भी इसे यूज किया जाता है, लेकिन इंडिया में इसे नहीं यूज किया जाता। तो जुडिशरी जो जजेस हैं उनको भी थोड़ी एजुकेशन बढ़ाई जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए प्रॉपर ढंग से, और जो करप्शन है वो भी एक प्रकार से कम होना चाहिए जुडिशरी के अंदर में। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। इसके अलावा भी काफी तरह के पॉइंट्स हैं, जैसे कि नेशनल कोर्ट ऑफ अपील का गठन कर दीजिए, या फिर ट्रैफिक के मुकदमे जो है चालान कटने के वो अलग कर दीजिए, या फिर आप कह सकते हो कि दूसरी तरह के जो ये सारे हमने अभी डिस्कस किए हैं, एक नेशनल लिटिगेशन जो पॉलिसी है जिसमें गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा केसेस फाइल करती हैं, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा, पूरा आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। वे फॉरवर्ड में जो आर्टिकल के 2-3 पॉइंट रह गए थे, ये देख लेते हैं। कहते हैं कि देखिए, अभी 437 जो है वैकेंसीज हाई कोर्ट्स की खाली हैं, और जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, पेंडेंसी ऑफ केसेस आपको घटानी है तो। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन का यूज किया जा सकता है। सारा का सारा जो डेटा है जुडिशरी का, वो एक प्रकार से डिजिटलाइज किया जाता है, ताकि जल्दी जल्दी नोटिस भी देना हो तो डिजिटली उसको नोटिस को हम दे सकते हैं, समन देना हो तो वो भी डिजिटली दिया जा सकता है। इसके अलावा जो पेशी वगैरह होती है वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरह हो सकती है। इस प्रकार से टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है। और उसके अलावा जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर पे भी अब एक प्रकार से सहमति देखने को मिल सकती है, जो हमने अभी डिस्कस किया, और जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, जो डिफरेंसेस थे उनको पाटा जा सकता है। और अब प्री में और किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं इस आर्टिकल से रिलेटेड? जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। और लोकल कोर्ट्स में जजेस की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर करते हैं। तो 3 चीज़ें याद रखना, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। वेनेजुएला का ये आर्टिकल है। वेनेजुएला का आर्टिकल वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा बता देता हूँ क्या चल रहा है। वेनेजुएला एक कंट्री है, ये यहाँ पे देखिए, साउथ अमेरिका का ये कंट्री है, और इनके प्रेसिडेंट है अभी निकोलस मडुरो। तो देखिए, अब जो वेनेजुएला का कंट्री है ना, कम्युनिस्ट कंट्री है। अभी वर्ल्ड में सिर्फ 3-4 कंट्री ही ऐसे हैं जो कम्युनिस्ट स्टेट अपने आप को कहते हैं। एक चाइना हो गया, एक ये हो गया अपना वेनेजुएला हो गया, एक क्यूबा हो गया। नाम के हैं वैसे कम्युनिस्ट, वैसे जो लेनिन ने जो बात कही थी या फिर मार्क्स ने जो बात कही थी उस टाइप के कम्युनिस्ट ये नहीं है। तो क्या चल रहा है अभी वेनेजुएला के अंदर में? देखिए, वेनेजुएला ने क्या किया, हमारी तर्ज पर हमारा देख के इन्होंने भी नोटबंदी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी। तो नोटबंदी इंप्लीमेंट तो हो नहीं पाई, वहाँ पे लोगों का प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। देखिए, मानिए ना मानिए, हमारे देश में लोगों ने काफ़ी धैर्य दिखाया था। हमारी तरह इन्होंने ही नोटबंदी इंप्लीमेंट करी, लेकिन 2 दिनों के अंदर अंदर वहाँ पे दंगे स्टार्ट हो गए, प्रॉब्लम्स जब लोगों को आई। तो देखिए, वहाँ पे जो इकोनॉमी की कंडीशन है काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई वेनेजुएला के अंदर में। तो लोगों का काफ़ी प्रोटेस्ट है, लोगों में काफ़ी गुस्सा है मडुरो के खिलाफ में, इनके प्रेसिडेंट के खिलाफ में। तो पिछले दिनों एक क्या हुआ, वहाँ की जो गवर्नमेंट काम करती है ना वेनेजुएला की, वो यूएस की तरह काम करती है। यानी जो वहाँ की नेशनल असेंबली है वो अलग होती है प्रेसिडेंट से। अब हुआ क्या, वहाँ की नेशनल असेंबली में ना अपोजिशन पार्टीज सत्ता में आ गए, उनकी मेजोरिटी आ गई, और प्रेसिडेंट वो अलग से, उनका प्रेसिडेंट अलग से चुना जाता है। लेकिन हमारे अंदर तो ये होता है ना, जो जिसकी पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा सीट्स आएंगी वही एक प्रकार से सरकार बनाएगा, जैसे बीजेपी की सीट्स आई और बीजेपी ने सरकार बनाई। लेकिन वेनेजुएला में ऐसा नहीं है। वेनेजुएला में असेंबली अलग है और प्रेसिडेंट अलग है, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ये प्रेसिडेंट जो है एग्जीक्यूटिव है और नेशनल असेंबली अलग है। नेशनल असेंबली में अपोजिशन पार्टीज और प्रेसिडेंट अलग पार्टी के, जो मडुरो हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ना कोर्ट्स, सभी कोर्ट्स में यानी जुडिशरी में वहाँ पे ना जो प्रेसिडेंट मडुरो हैं, इनके लॉयलिस्ट हैं, इन्हीं के बंदे लगे हुए हैं। तो कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया कि जिससे कि नेशनल असेंबली में, जिसमें ओपोजिशन पार्टी सत्ता में थे, यानी उनकी मेजोरिटी थी, तो कोर्ट ने ऐसा डिसीजन किया कि अब नेशनल असेंबली कोई भी कानून नहीं बना सकती, क्योंकि ये तो इनके लॉयलिस्ट थे। तो इन्होंने कह दिया कि इनकी विरोधी जो पार्टीज हैं वो जो मेजोरिटी में थे, वो कोई कानून बना ही नहीं सकती। तो लोगों में और ज़्यादा गुस्सा हो गया। लेकिन अब फिलहाल कोर्ट्स ने फिर से अपने फैसले को पलट दिया है।
तो कोर्ट कहती है कि हाँ ठीक है, उस फैसले को हम पलट देते हैं, कानून बना सकती हैं जो नेशनल असेंबली में जो विरोधी पार्टीज अभी मेजोरिटी में है। तो यही है, कुछ खास चल नहीं रहा है। कहने का मतलब है कि वेनेजुएला की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है अभी। यहाँ के जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, एजुकेशन या फिर जो नेशनल इनकम है, वो बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए लोगों में गुस्सा है। और जो मडुरो है, जो इनके प्रेसिडेंट हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से अनपॉपुलर है वहाँ पे। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो बैड लोन्स के बारे में है। देखिए, अगर बेसिक्स जानने की कोशिश करें तो बैड लोन्स क्या होते हैं, बैड लोन्स या नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होते हैं। देखिए, बैंक्स काफ़ी तरह के लोन देती है। कस्टमर्स यानी कंज्यूमर्स होते हैं, जो आम नागरिक होते हैं, वो बैंकों में पैसा जमा कराते हैं, तो बैंक उनको इंटरेस्ट रेट देते हैं ताकि कंज्यूमर्स को थोड़ा बहुत फ़ायदा हो, कस्टमर्स को फ़ायदा हो। जैसे एग्जांपल दूँ तो 4% इंटरेस्ट रेट हमें मिलता है अगर हम अपने सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कराएं। लेकिन अब ये सभी बैंक्स ने अलग अलग कर दिया है। कई बैंक्स, कोटक महिंद्रा 6% भी देता है। अब बात यह है कि बैंक वो पैसा अपने पास जमा तो नहीं करके रखेगा ना, वो बैंक पैसा क्या करता है, वो उन पार्टीज को देता है जिनको आवश्यकता होती है। जैसे कोई कंपनी होगी, किसी को अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना है, जैसे माल्या की कंपनी थी किंगफिशर, बैंक ने उनको लोन लिया, तो ये बैंक की एसेट कहलाती है। यानी जो लोन बैंक देती है जिनको जरूरत है, यानी कंपनीज को, वो बैंक की एसेट कहलाती है। लेकिन वो एसेट काम करना बंद कर दे, यानी उससे कोई फायदा ना हो, या तो वो एसेट डूब जाए, या तो जो इंटरेस्ट देना चाहिए कंपनीज को, बैंक्स को, वो कई बार इंटरेस्ट नहीं मिल पाता, या वो लोन फेल हो जाता है, तो उसको कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और इसी को बैड लोन भी कहते हैं। यानी जो लोन बैंक ने दिया था कंपनीज को, वो कंपनीज फेल हो गई, माले जैसे लोग लेकर भाग गए, और वो लोन कहलाता है बैड लोन। तो अब दिक्कत यह है कि देखिए, बैड लोन की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। अगर एक आंकड़ा डिस्कस करें तो ये देखिए 9% ऑफ टोटल लोन्स हो गया था सितंबर 2016 तक। वैसे इसमें और भी चीज़ें काउंट कर दीजिए, जैसे एक एग्रीगेट टर्म्स होती है, एग्रीगेट कर दें तो 16% नॉन परफॉर्मिंग एसेट का आंकड़ा निकल के आता है, जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स का कंट्रीब्यूशन तो और भी ज़्यादा है। 20% कंट्रीब्यूशन है हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स का बैड लोन्स में, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में। देखिए, काफ़ी तरह की बातें की गई कि कैसे इस नॉन परफॉर्मिंग एसेट को सुलझा लिया जाए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको एक और बेसिक बताता हूँ कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या को सुलझाना क्यों जरूरी है। देखिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या को इसलिए सुलझाना जरूरी है। एक तो ये बात है, साफ साफ आपको ये तो लॉजिक समझ में आता ही होगा कि सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है, और मान लीजिए बैंक्स का पैसा है, तो वो जो कंपनीज लेके भाग गई हैं, वो वापस तो मिलना चाहिए ना। वो वापस नहीं, ऐसा कैसे वापस नहीं मिलेगा। मतलब जिन कस्टमर्स ने पैसा जमा कराया था बैंक्स को, वो तो अपना पैसा वापस मांगेंगे ना। तो बैंक्स को कहीं से तो पैसा लाना होगा। अगर बैंक के पास में नहीं होगा तो कल को पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा, इसलिए पैसा तो होना चाहिए। चलो, एक तो रीजन ये मान लिया। दूसरा जो मेन रीजन है ना, वो ये है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज्यादा होती है तो बैंक्स के पास में पैसा नहीं होता दूसरी कंपनीज को लोन देने के लिए जिनको जरूरत है। आज स्टार्टअप्स का जोर है, इतने ज्यादा स्टार्टअप्स स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, लेकिन उनको लोन के तौर पे पैसा नहीं मिलेगा तो वो कैसे स्टार्टअप्स स्टैब्लिश करेंगे। तो इसलिए बैंक्स को पैसे की आवश्यकता होती है, लेकिन एनपीएस बढ़ेगा तो बैंक्स के पास में पैसा होगा नहीं लोन देने के लिए। तो इसलिए सबसे पहले तो ये एनपीएस की समस्या सोल्व होनी चाहिए। लेकिन काफी तरह की बातें की गई, कुछ हुआ नहीं। अब फाइनेंस मिनिस्टर और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक प्रकार से टाइमलाइन दे दी जो बैंक्स हैं उनको, कि आपके पास में इतना टाइम है कि आप इस समस्या को सुलझाइए, अदरवाइज हम एक्शन लेंगे। एक स्ट्रॉन्ग कदम अभी उठाया फाइनेंस मिनिस्ट्री ने और आरबीआई ने। अब ये देखिए, कुछ बेसिक्स में जा रहे हैं और टाइमलाइन बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये प्रॉब्लम आई जो बैड लोन्स की। ये जाते हैं पीछे 2004-8 में, जब एक बार हमारी इकोनॉमी बूम में थी। 2004 और 8 के बीच में 9-10% से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, और उस टाइम देखिए बैंक्स ने अंधाधुंध लोन देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमारी इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही थी। बैंक्स को लग रहा था कि जो भी लोन लेगा वो अच्छे से ग्रो करेगा और हमें फायदा होगा, तो अंधाधुंध लोन देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन बाद में काफी कंपनीज फेल हो गई। क्यों फेल हो गई, वो कई सारे रीजन हैं। उसके रिसेशन आया उस टाइम पे 2007-8 में, यूरोप में रिसेशन आया, तो एक प्रकार से ग्रोथ रेट थी वो स्लो हो गई, तो उन कंपनीज ने फायदा कमाना बंद कर दिया, तो वो अपना लोन चुका पाने में सक्षम नहीं थे। तो धीरे धीरे जो बैंक का लोन था वो इकट्ठा हो गया और वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया। अब एकमात्र ये रीजन नहीं है। अब ये कहते हैं कि देखिए, अगर टाइमली इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता तो आज ये स्टेज आती ही नहीं। बेस्ट सॉल्यूशन क्या होता है बैड लोन्स को एक प्रकार से अवॉइड करने का, या फिर बैंक को अपने लोन वापस मिल जाए इस चीज के लिए? ये कहते हैं कि बेस्ट सॉल्यूशन वो ये है कि इस प्रॉब्लम को बढ़ने ही ना दिया जाए। जल्द से जल्द बैड लोन्स की प्रॉब्लम से निपट लिया जाए तो ये प्रॉब्लम बढ़ती ही नहीं। लेकिन बैंक्स ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? देखिए, बैंक्स 2004-8 में के बाद में ये सोचते रहे कि आज तो देखिए थोड़ा बहुत रिसेशन है, आगे जाके फिर से ग्रोथ रेट तेज हो जाएगी तो वो कंपनीज अपना पैसा चुका पाने में सक्षम होंगी। इसलिए बैंक्स ने उन फेल हुई कंपनीज को लोन देना जारी रखा, जबकि होना यह चाहिए था कि बैंक्स को उन कंपनीज को, जो कंपनी फेल हो गई थी, उनको लोन देना बंद कर देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने वही सोचा कि ग्रोथ रेट आने वाले टाइम में अच्छी आएगी तो हमें फायदा दोबारा से होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए यह प्रॉब्लम बढ़ती गई, बढ़ती आज ये बहुत ज्यादा बढ़ गई।
उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में वही सेम बात जो हमने अभी डिस्कस करी कि रिसेशन आ गया तो प्रोजेक्ट्स रुक गए, और इसके साथ साथ और भी दूसरी समस्याएं खड़ी हो गई। पॉलिसी पैरालिसिस आ गया था, आपको याद होगा यूपीए सेकंड के दौरान में पॉलिसी पैरालिसिस यानी सरकार डिसीजंस ले पाने में सक्षम नहीं थी। काफ़ी तरह के घोटाले सामने आए, 2G घोटाला और कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला, काफ़ी तरह के घोटाले सामने आए थे। तो गवर्नेंस थी वो अच्छी नहीं थी, उस टाइम पे मैनेजमेंट काफ़ी बेकार हो गई थी, और इवन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में करप्शन भी देखने को मिल रहा था। सिंडिकेट बैंक के चेयरमैन उस टाइम पे पकड़े गए थे, लोन के मामले में उन्होंने धांधलेबाजी की थी। अब एक और जो चीज आती है, क्या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? देखिए, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं ना, उसमें जो भागीदारी होती है वो सरकार की ज्यादा होती है। 50, कई बैंक्स में देखिए 50% से ऊपर होती है, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में सरकार की ओनरशिप ज्यादा होती है। तो जो पार्टी सत्ता में होती है, उनके पॉलिटिशियंस अगर बैंक को कहें कि इस बंदे को लोन दे दीजिए, तो बैंक्स के जो अधिकारी हैं वो बात मान लेते हैं, क्योंकि हिस्सेदारी ज़्यादा है, डिसीजन ले पाने में सक्षम होते हैं, जो यानी जो डिसीजन मेकिंग को एक प्रकार से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जो पॉलिटिशियंस यानी जो सत्ता का दल होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बैंक्स के अंदर में होता है, ये भी एक मेजर जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। इसकी वजह से जो एनपीएस है वो बढ़ता है, क्योंकि ये ऐसे बंदों की सिफारिश कई बार पॉलिटिशियंस कर देते हैं जो बाद में एक प्रकार से लोन चुका पाने में सक्षम नहीं हो पाते। जैसे अभी आरोप लग रहे हैं कि यूपीए गवर्नमेंट ने कई बार लोन दिया था, माल्या को उनके कहने पर ही लोन मिला, एक प्रकार से पॉलिटिशियंस पर आरोप लगते हैं। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे एक प्रकार से दूसरी बात कहता है। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि देखिए, काफी तरह के दूसरे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि टाइम टेबल मतलब एक प्रकार से जो टाइमलाइन फॉलो करनी चाहिए थी, जिस वो बैंक्स ने नहीं फॉलो की, उसके कारण में ये प्रॉब्लम थी, वो काफ़ी बढ़ गई। एक्सचेंज रेट्स, यानी जब एक प्रकार से कंपनीज ने लोन लिया था, विदेशों से भी लोन लेते हैं वो, तब लोन लिया था जब $1 के 40 रुपये रेट था, लेकिन जब लोन चुकाने की बारी आई तो $1 के 60 रुपये रेट हो गया। तो एक्सचेंज रेट बढ़ने के कारण भी एक प्रकार से जो लोन चुका पाने में सक्षम नहीं थे उस टाइम पे जो कंपनीज थी, इसलिए बैंक्स की नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ गई। दूसरी, ग्रोथ रेट की एजम्पशंस थी, वो भी घट गई। और मान लीजिए, देखिए, ग्रोथ रेट की एजम्पशंस घट जाएगी तो कंपनीज अच्छे से काम नहीं करेंगी, और कंपनीज काम नहीं करेंगी तो उनको फायदा नहीं होगा, तो वो बैंक्स का लोन चुका पाने में सक्षम नहीं होंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जो दूसरे जो फैक्टर्स हैं, यानी उनके अनुसार एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रिस्पॉन्सिबल ना होकर जो दूसरे इकोनॉमी से रिलेटेड फैक्टर्स हैं वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं इस बैड लोन्स की समस्या के लिए। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए, सॉल्यूशन की अगर बात करें तो गवर्नमेंट प्राइमरी काज, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस प्राइमरी काज है, तो गवर्नमेंट की ओनरशिप है वो कम होनी चाहिए बैंक्स के अंदर, यानी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है जैसे कि एसबीआई या पीएनबी, वहां पे 50% से कम होनी चाहिए गवर्नमेंट की ओनरशिप जो है। और उसी के लिए एक पीजे नायक की कमेटी का गठन किया गया। पीजे नायक की कमेटी ने बताया कि आप बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन कर सकते हैं, जिसमें बैंक बोर्ड ब्यूरो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के चेयरमैन की नियुक्ति करेगा, ताकि सारे के सारे डिसीजंस इंडिपेंडेंट हो, गवर्नमेंट उन डिसीजंस को एक प्रकार से इन्फ्लुएंस ना कर सके, और गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो कम से कम हो इस बैंक्स के अंदर में। देखिए, ये देखिए बैंक बोर्ड ब्यूरो, तो सारे के सारे देखिए जब बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किया गया, और जिसका काम यह था कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर्स की नियुक्ति करना, किसका? पब्लिक सेक्टर बैंक्स के। और इनका यह भी काम था कि जो बैंक्स को एडवाइस करना, और एक प्रकार से जो कैपिटल उनकी एक प्रकार से अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है उसको रिस्ट्रक्चर करना, ये सारे काम थे जो बैंक बोर्ड ब्यूरो था। लेकिन क्या इस पे काम हुआ? ऐसा देखिए कुछ भी नहीं हुआ। जब बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन तो हो गया और विनोद राय इसके हेड थे, लेकिन अपॉइंटमेंट्स करना जो कि इनका काम था वो इन्होंने नहीं की, और ना ही इन्होंने जो बैड लोन्स की समस्या थी उसकी तरफ में ध्यान दिया, या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स को रिकैपिटलाइज करने की तरफ में कदम उठाए, यानी इनको फिर से पैसे देने की तरफ कदम उठाए। तो जो जिस उद्देश्य के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किया गया था वो उद्देश्य सर्व नहीं हो पाया। उसके बारे में बात आती है कि देखिए होना क्या है, गवर्नमेंट को देखिए अकाउंटेबिलिटी है। अब मान लीजिए बैंक्स अच्छे से काम नहीं करेंगे तो जनता तो गवर्नमेंट को ही कहेगी ना, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, एसबीआई डूब रहा है, आप पैसे दीजिए, यानी गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्रति में। तो गवर्नमेंट तो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करे भी सही, अगर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके अंदर में, तो ठीक है। तो इससे आर्टिकल का कहना है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो का कुछ फायदा नहीं था और ना ही हुआ, इससे तो सिर्फ एक लेयर और बढ़ गई। यानी अब सरकार ने कह दिया कि बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो की जो क्या करेगा, नियुक्ति करेगा जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हेड्स हैं उनकी। लेकिन फिर भी सरकार अगर मान लीजिए इंटरफेरेंस कर रही है तो फिर बैंक बोर्ड ब्यूरो का काम क्या हुआ? काम तो कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक लेयर बढ़ गई, बल्कि आप और ज्यादा ब्यूरोक्रेटाइजेशन कर रहे हो, और ज्यादा आप लेयर्स पे लेयर्स बढ़ा रहे हो, और ज्यादा आप डिले कर रहे हो डिसीजंस को। उसके बाद में क्या है, बात आती है कि देखिए जो बोर्ड्स हैं वो इंपावर होने चाहिए, और एक रियलाइजेशन होना चाहिए कि जो रिजल्ट है बैड लोन्स की समस्या को सुलझाने का वो तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप दूसरे फैक्टर्स पे ध्यान नहीं दोगे। और कौन से वो दूसरे फैक्टर्स हैं वो यहां पे आएंगे। देखिए
सबसे पहले तो ये कहते हैं कि देखिए बैंक्स को एम्पावर कर दीजिए, ताकि बैंक्स जो हैं वो छोटे मोटे लोन्स तो एटलीस्ट राइट ऑफ कर दें। देखिए लोन्स को राइट ऑफ का मतलब ये नहीं होता कि लोन्स को माफ कर दें। लोन को राइट ऑफ करने का मतलब होता है कि जो बैंक की बैलेंस शीट्स है वहां से वो लोन हटा दें। मान लीजिए बैंक्स की बैलेंस शीट से लोन हटा दिया जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोन माफी दी जा रही है। इसका मतलब ये है कि एक बार बैलेंस शीट में नहीं रहेगा, लेकिन फ्यूचर में जो बैंक्स है वो परस्यू करते रहेंगे। मान लीजिए माल्या का लोन अभी बैंक्स राइट ऑफ कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में जो बैंक्स हैं वो माल्या से पैसे मांगेंगे ही नहीं। बस एक बार बैलेंस शीट से वो लोन हटा देंगे और फ्यूचर में परस्यू करते रहेंगे, वो लोन को मिल जाए। लेकिन एक प्रकार से देखिए इकोनॉमिकली तो जब राइट ऑफ किया जाता है तो वो अच्छा रहता है, लेकिन पॉलिटिकली अच्छा नहीं रहता। जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो गलत ढंग से पेश करती हैं इस चीज़ को। जैसे आपने देखा होगा कई पार्टीज कहती हैं कि सरकार ने इसका लोन माफ कर दिया, सरकार ने इसका लोन माफ कर दिया। तो कहने का मतलब है कि ये हार्ड डिसीजंस होते हैं राइट ऑफ करना लोन। वैसे इकोनॉमी के लिए अच्छा है और राइट ऑफ कोई करता भी नहीं है, क्योंकि देखिए जो बैंक के बड़े अधिकारी हैं वो राइट ऑफ करने लगे तो उनके खिलाफ में काफ़ी तरह की जांच बैठ जाती है। सीवीसी के उन्होंने पैसे खा के जो लोन्स है वो राइट ऑफ कर दिए। सीवीसी, कैग या फिर सीबीआई, ये सब जो बॉडीज हैं वो बैंक अधिकारियों के पीछे लग जाती हैं। इसलिए बैंक अधिकारी भी कोई कदम नहीं उठाते इस समस्या को सुलझाने के लिए। तो उसके लिए ही जो बैंक बोर्ड ब्यूरो की 2 मेंबर्स की एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया गया था, ताकि जो एक प्रकार से अच्छे डिसीजंस हो, मान लीजिए वैलिड तौर पर जिनके लोन्स राइट ऑफ करने हैं, जो बैंक के अधिकारी हैं कम से कम उनके लोन तो राइट ऑफ कर दें, क्योंकि इकोनॉमिकली ये अच्छी बात है। बैंक्स की बैलेंस शीट्स अच्छी होगी तो एक प्रकार से बैंक्स की इमेज अच्छी होगी, तो ज़्यादा उनकी जो कैपिटलाइजेशन है वो ज़्यादा होगा। और ज़्यादा क्या सॉल्यूशन हम निकल के आते हैं, ये कहते हैं कि देखिए ज़्यादा ओवरसाइट कमेटी का निर्माण कर दीजिए। ओवरसाइट कमेटी क्या करेगी, वो देखेगी, वो बैंक अधिकारियों को कहेगी कि आप देखिए, आप जो जिस चीज़ को एक प्रकार से वैलिड तौर पे जिनके लोन्स माफ करने हैं या फिर जो भी आपको डिसीजन लेने हैं वो डिसीजन आप लीजिए। ओवरसाइट कमेटी का काम ये होगा। पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा एक लोन रेजुलेशन अथॉरिटी का निर्माण हो सकता है, ये भी अच्छे ढंग से काम करेगा बैंक्स की जो बैड लोन्स की समस्या को सुलझाने में। इसके अलावा देखिए बैंक अधिकारियों में डिसिप्लिन लाने की आवश्यकता है, और जो बैड लोन्स को रेजुलेशन को लेके जो भी ये काम करें उनकी मिनट टू मिनट प्रोसीडिंग है वो रिकॉर्ड होनी चाहिए, ताकि जो बैंक्स के अधिकारी हैं जो भी डिसीजन ले वो उन लिखित में ये दें कि क्या प्रोज एंड कॉन्स थे उस डिसीजन के। होगा क्या फायदा होगा इससे, देखिए जब हर एक डिसीजन के प्रोज एंड कॉन्स लिखे जाएंगे तो बाद में इनकी जिम्मेदारी है वो थोड़ा कम हो जाएगी, इनको थोड़ा कम डर लगेगा और ये उचित डिसीजंस ले पाने में सक्षम होंगे। और दूसरी ये है कि बैंक मैनेजमेंट को भी प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता है। तो ये थोड़ी बहुत पॉइंट्स हैं, और इसके अलावा वे फॉरवर्ड में 2-3 और भी पॉइंट हैं। डिले है वो ऐड होना चाहिए। देखिए चेयरमैन की नियुक्ति में डिले ऐड होना चाहिए, मैनेजिंग डायरेक्टर्स की नियुक्ति में भी डिले है वो नहीं होना चाहिए, और बोर्ड्स को आप रिवैम्प कर दीजिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की वो नियुक्ति है वो भी हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। उसके अलावा देखिए ये कहते हैं लास्ट में कि आप गवर्नमेंट की ओनरशिप है वो कम कर दीजिए इनके अंदर में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, या फिर मर्जर कर दीजिए। जैसे आप एसबीआई में आपने देखा होगी कि एसबीआई के जो सब्सिडरी बैंक्स हैं उनका मर्जर हो रहा है एसबीआई में। ये सब चीज़ें करने से बैड लोन्स की समस्या सोल्व नहीं होगी। अगर बैड लोन्स की समस्या को सोल्व करना है तो मैनेजमेंट को एम्पावर करना पड़ेगा, उनका सशक्तिकरण करना पड़ेगा, और गवर्नेंस है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की उसको इंप्रूव करना पड़ेगा, तब जाके बैड लोन्स की समस्या सुलझाई जा सकती है। आगे हम डिस्कस करते हैं नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम को। देखिए नॉर्थ ईस्ट की समस्या की बात करें तो आपको पता ही होगा, वहाँ पे हाईवे नंबर 37 पे मणिपुर में ब्लॉकेड लग गया था, इकोनॉमिक ब्लॉकेड वहाँ पे लग गया था, और नागा लोगों ने, यूएनसी ने एनएससीएन की अध्यक्षता में, यानी इनके पैट्रोनेज में, इसका नाम है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जो इसकी फुल फॉर्म बनती है, इनके कहने पे पूरा ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाया था, और ज़रूरी वस्तुएं थी उनकी कीमत आसमान छू रही थी। क्या रीज़न था ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाने का? देखिए जो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर थे मणिपुर के, जो इबोबी जिनका नाम था, उन्होंने 7 नए डिस्ट्रिक्ट्स की घोषणा कर दी थी मणिपुर के अंदर में, और नागा लोगों का ये विरोध था कि 7 नए डिस्ट्रिक्ट्स बनने से ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाएगी नागा पॉपुलेशन है, तो इसी वजह से उन्होंने इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाया था। और बाद में इलेक्शंस हुए, यहाँ पे देखिए इलेक्शंस हुए बाद में मणिपुर में। अब बीजेपी की सरकार आई है वहाँ पे 21 सीटों के साथ में, वहाँ पे बीजेपी ने जो अलायंस बनाया और कोalition गवर्नमेंट वहाँ पे इस्टेब्लिश करी, और बीजेपी का ये वादा था कि 48 घंटे के अंदर अंदर हम वो इकोनॉमिक ब्लॉकेड हम वो ओपन करवा देंगे, और ऐसा ही हुआ। वो इकोनॉमिक ब्लॉकेड था, अब वो ओपन हो गया वहाँ पे, अब सामान की आवाजाही हो रही है और सिचुएशन है वो नॉर्मल हो गई है। लेकिन आर्टिकल काफ़ी तरह की समस्याएँ अभी भी बताते हैं। देखिए 3 वहाँ पे मेनली मणिपुर की बात करें तो 3 कम्युनिटीज़ हैं, कुकी, नागा और मैतीस। तो नागा ने कुकी की डिमांड पर 7 नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए थे, और नागा ने इस बात का विरोध किया था,
और तभी ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड हुआ था और काफ़ी नुकसान इससे हुआ था। देखिए नागा लोगों की मांग है क्या, अगर हम डिटेल में जाके देखें तो नागा रेसिस्टेंस के पहले साइन 1918 में देखने को मिले। साइमन कमीशन जब आया था 1929 में, नागा क्लब ने यह कहा कि आप हमें अकेला छोड़ दीजिए, एंशिएंट टाइम्स में जैसे हमारी गवर्नेंस होती थी वैसे ही हमारी गवर्नेंस होनी चाहिए। तो 1946 में नागा नेशनल काउंसिल का गठन हुआ, एनएनसी, जिसके लीडर थे फिजो। फिजो ने एक प्रकार से 1947 में अपने आप को आज़ाद घोषित किया, और लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा नहीं माना, और फिर बाद में रेफरेंडम करवाया फिजो ने। 99% लोगों ने एक प्रकार से इंडिपेंडेंट नागालैंड की मांग की, और ऐसा गवर्नमेंट ने नहीं माना, तब वहाँ पे अपराइजिंग स्टार्ट हो गई और फिजो ने अंडरग्राउंड गवर्नमेंट स्टार्ट करी। फिजो नाम याद रखिएगा, फिजो, नागा फेडरल गवर्नमेंट और नागा फेडरल आर्मी भी उन्होंने बनाई। लेकिन गवर्नमेंट ने उस अपराइजिंग को एक प्रकार से आर्मी की सहायता से सप्रेस कर दिया, और जिसका नाम था बाद में गवर्नमेंट ने 1958 में 1958 में आर्म्ड फोर्सेस एक्ट, इसे नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले देखिए यहीं इंप्लीमेंट किया गया था। बाद में 1990 में इसे जम्मू एंड कश्मीर में भी इंप्लीमेंट किया था। थोड़ा बहुत देखिए फिर गवर्नमेंट ने एक प्रकार से अपराइजिंग से निपटने के लिए दूसरे मेजर्स भी लेने स्टार्ट किए, जैसे कि पहले जो नागालैंड एक डिस्ट्रिक्ट था असम का, सिर्फ एक जिला था, तो 1963 में अलग से गवर्नमेंट ने नागा डिस्ट्रिक्ट को अलग से स्टेट का दर्जा दे दिया, राज्य बना दिया गया, और थोड़ा बहुत एरिया असम से लिया, थोड़ा बहुत एरिया नेफा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है, यहाँ से लिया। बाद में और जो कदम उठाए गए, जयप्रकाश जो जिन्होंने बाद में इमरजेंसी के दौरान में भी लड़ाई लड़ी थी, जेपी बिमल प्रसाद चलिया और मिचल कोट, इनको इंटरलोकुटर भी घोषित किया नागा से बातचीत करने के लिए। और बाद में 11 नवंबर 1975 को शिलोंग एकॉर्ड साइन हुआ, जिसमें जो ये नागा मूवमेंट चल रही थी, इन्होंने एक प्रकार से हथियार छोड़ दिए और भारत की सॉवरेनिटी को एक प्रकार से मान लिया, और एक कहा कि हम भारत के अंदर ही कोई सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन इस बात को नहीं माना मुइया ने। मुइया, इसक और खापलांग, ये 3 नाम है, नाम याद रखिएगा, मुइया, इसक और खापलांग। ये पहले जो ये काउंसिल थी एनएनसी, इसी के पार्ट थे। जब ये 1975 में एकॉर्ड साइन हुआ तब ये तीनों थे, चाइना में थे ये, और इन्होंने कहा कि हम इस शिलोंग एकॉर्ड को नहीं मानेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये तीनों में भी आपस में फूट पड़ गई। तो इन्होंने जो 1975 में शिलोंग एकॉर्ड के बाद में प्रोटेस्ट करते हुए अपनी अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। फिर 1988 में इनकी आपस में भी लड़ाई हो गई, तो ये जो काउंसिल थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एनएससीएन एक सेक्शन था, आईएम यानी इसाक महुआ एक साइड में, और जो खापलांग अलग साइड में। और बाद में एनएससीएन आईएम यानी इसाक महुआ एक प्रकार से मदर्स ऑफ ऑल इंसर्जेंसीज के तौर पे इसको जाना जाने लगा। तो देखिए अब जो एक प्रकार से ब्लॉकेड हुआ था वो यूएनसी द्वारा किया गया था, और ये किसकी पैट्रोनेज में किया गया था, ये नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इनकी एक प्रकार से पैट्रोनेज में किया गया था, इसाक महुआ ये जो ऑर्गेनाइजेशन है। और देखिए बाद में क्या हुआ, जब ये अलग अलग हो गए 1988 में, तो काफ़ी तरह की बातचीत हुई इस फैक्शन के साथ में जो कि प्रोमिनेंट था नागालैंड में। इस फैक्शन के साथ में हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ने काफ़ी तरह की बातचीत की, पहले नरसिम्हा राव ने की, देवगौड़ा ने की, फिर बाद में वाजपेयी जी ने भी की, बाद में अब मोदी ने जाके एक आगे जाते हुए एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया इनके साथ में, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 2015। ये देखिए, तो क्या आखिरकार इसकी मांग थी, क्या ये एग्रीमेंट था? देखिए एग्रीमेंट ये था, एग्रीमेंट तो वैसे आया ही नहीं अभी, लेकिन एक प्रकार से लोग बता रहे हैं, एक्सपर्ट्स जो बताते हैं वो एग्रीमेंट ये है कि कुछ यहाँ पे देखिए जो नागा लोग हैं उनकी बात क्या है, उनकी डिमांड क्या है। ये कहते हैं कि जो नागा जहाँ भी हमारे नॉर्थ ईस्ट में नागा कई स्टेट्स में हैं, थोड़े बहुत नागा जो हैं असम में भी हैं, थोड़े बहुत अरुणाचल प्रदेश में हैं, थोड़े बहुत मणिपुर में हैं, और नागालैंड में तो हैं ही, और थोड़े बहुत इवन म्यांमार में भी हैं। तो इनकी मांग ये है कि इन सभी जहाँ जहाँ नागा रहते हैं उनको मिला के एक ऐसे स्टेट का निर्माण किया जाए भारत के अंदर में ही, जिसका नाम हो ग्रेटर नागालिम। समझ गए? तो ये इनकी मांग है। तो एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो साइन हुआ, अब उस पर एक प्रकार से काफी विवाद है, वो अभी एक बार पब्लिकली रिलीज तो नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा कुछ माना जा रहा है कि गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत उनकी मांग को संतुष्ट करने का निर्णय लिया है। तो अब बाकी जो स्टेट्स हैं वो इस बात से कतई एक प्रकार से संतुष्ट नहीं होंगे। अब मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में जहां नागा लोग रहते हैं, क्या अरुणाचल प्रदेश अपनी जमीन देने को तैयार होगा नागालैंड को इस मुद्दे पर? क्या मणिपुर अपनी जमीन देने को तैयार होगा? तो कहने का मतलब है कि ग्रेटर नागालैंड बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब सरकार इस बात को मानेगी तो बाकी जो स्टेट्स हैं वो विरोध करने लगेंगे। और यहां पे बात स्टेट्स की नहीं है, बात यहां पे है दूसरे एथनिक ग्रुप्स। क्योंकि देखिए नागा की नहीं बनती मैतीस के साथ में, मणिपुर में नागा की नहीं बनती कुकीज के साथ में, तो आपस में एथनिक ग्रुप्स की लड़ाई हो जाएगी। तो ये है, ये पूरा विवाद है। तो अब देखिए नागा इशू हमने डिस्कस किया, अब दोबारा से आते हैं मणिपुर पे।
अब देखिए, मान लीजिए ये बात सपोज कर लीजिए कि नागा इशू जो है वो सोल्व भी हो जाए दिल्ली की सहायता से, क्योंकि अब बीजेपी आ गई है मणिपुर में और बीजेपी की गवर्नमेंट ही है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो हो सकता है कि नागा की प्रॉब्लम सोल्व हो जाए एक बार के लिए, आप मान लीजिए इस बात को। और देखिए, लेकिन बात यह है कि जो मैतीज हैं वो तो फिर भी संतुष्ट नहीं होंगे। मणिपुर की 60% जो पॉपुलेशन है वो मैतीज है, जो कि प्लेन एरियाज में रहती है, और लेकिन उनके पास में जो प्लेन एरिया है वो 1/10 ऑफ मणिपुर है, यानी काफी कम एरिया में 60% पॉपुलेशन रहती है वहां पे मणिपुर में। और 40% जो पॉपुलेशन है वो हिल एरियाज में रहती है, लेकिन उनके पास में एरिया है मणिपुर का 90% एरिया है। तो इसीलिए जो मैतीज लोग हैं जो प्लेन एरिया में रहते हैं, जिनके पास में सिर्फ 1/10 लैंड है लेकिन पॉपुलेशन 90% है, वो इनर लाइन परमिट की मांग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि सिर्फ 10% लैंड हमारे पास में है, उसमें भी काफी माइग्रेंट्स हैं, इंडिया के दूसरे स्टेट से माइग्रेंट्स काफी आ गए हैं। तो एक इनर लाइन परमिट का सिस्टम होना चाहिए कि जिसमें कोई बाहर से मणिपुर के अंदर में रहने आए तो उनको परमिशन लेना पड़े। अब मैतीज की ये डिमांड है, लेकिन नागा और कुकी इस बात से संतुष्ट नहीं है। नागा और कुकी कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है मैतीज को अपीज करती है और इनकी मांगे मानती है। तो मैतीज की इस मांग के खिलाफ में नागाज और कुकीज का प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। और अगर मान लीजिए, देखिए NSCN जो इसाक महुआ है, ये सेक्शन मान लीजिए फैक्शन मान लेता है गवर्नमेंट की जो मांग है और वहां पे जो है शांति स्थापित हो जाती है। शांति देखिए स्थापित होगी नहीं, ये कहते हैं। जो NSCN का दूसरा सेक्शन है खापलांग, जो जिसने अभी भी हथियार उठाए हुए हैं। मणिपुर में 2015 में हमारे 19 जवान शहीद हुए थे, हमला करवाया था NSCN खापलांग ने। ये तो अभी भी आर्म्ड स्ट्रगल है, वो हमारे देश के खिलाफ में लड़ रहे हैं और नागालैंड को अलग से देश बनाने की मांग ये कर रहे हैं। तो फिर ये कहते हैं कि और जो दूसरे इंसर्जेंट्स ग्रुप्स हैं वो भी, उन्होंने भी हथियार उठा रखे हैं, जैसे कि पीपल लिबरेशन आर्मी है। और फिर ये कहते हैं कि देखिए, अगर मान लीजिए जो अभी जो मुख्यमंत्री बने हैं मणिपुर के मिस्टर के बीरेन सिंह, वो कहते हैं उन पे एक प्रेशर भी होगा कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटाया जाए वहां से, जिनकी डिमांड 1980 से चल रही है। जो शर्मिला है, उन्होंने एक प्रकार से फास्ट भी रखा काफ़ी टाइम तक इस मांग के लिए, और यही मांग रहेगी, यही प्रेशर रहेगा उनके कि स्पेशल फोर्सेज एक्ट यानी आर्म फोर्सेज का जो एक्ट है ओस्पा जो है उसको हटाया जाए। अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ में। अगला आर्टिकल देखिए, समुद्र के पानी में काफ़ी सैलिनिटी होती है और उस पानी को एक प्रकार से पीने योग्य बनाने के लिए जो प्रोसेस का यूज़ होता है वो काफ़ी लेंथी होती है और एफिशिएंट नहीं होती और काफ़ी एनर्जी यूज़ होती है इसमें। लेकिन अब यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर ने इस तरह की रिसर्च करी है कि ग्राफीन ऑक्साइड की सहायता से जो इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको यूज़ किया जा सकता है एक प्रकार से डीसैलिनाइजेशन के लिए। जो ग्राफीन ऑक्साइड है वो एक प्रकार से छलनी का काम करेगा, जैसे चाय को छानते हैं छलनी से, वैसा ही काम करेगा। और इससे जो साल्ट्स हैं वो एक प्रकार से साफ पानी में नहीं आएंगे, साल्ट्स पीछे रह जाएंगे और साफ पानी आगे चला जाएगा, इस प्रकार की ये बात कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ग्राफीन ऑक्साइड इस तरह की होती है, लेकिन एक दिक्कत है, ये कहते हैं ग्राफीन ऑक्साइड में एक दिक्कत ये होती है कि देखिए जैसे ही इसको पानी में डुबोया जाता है तो इस जिसके बीच में जो होल्स होते हैं वो होल्स थोड़े बड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। मान लीजिए पहले इतने होल्स थे, पानी में डुबोते ही ये होल्स जो होते हैं वो बड़ा बड़ा होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये दिक्कत है। अगर मान लीजिए होल्स बड़े हो जाएंगे तो फिर तो साल्ट भी निकल जाएगा साथ साथ, फिर छलनी कैसे रहेगी? छलनी तो छलनी नहीं रहेगी ना फिर। अब एक यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये भी बनता है ग्राफीन का, ये 2010 में यूपीएससी ने पूछा था कि ग्राफीन क्या चीज़ होती है। तो कार्बन का एलोट्रोप है, ये याद कर लीजिएगा, और 2 डायमेंशनल ये बॉडी होती है, हेक्सागोनल इसका लैटिस होता है। तो 3-4 चीज़ें इसे याद कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत 1-2 स्लाइड में आगे भी आएगा। तो अब देखिए ये तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन ये बात है, प्रॉब्लम ये है कि जब ये पानी में डुबोते हैं तो इनका साइज बढ़ जाता है। तो फिर 2 चीज़ कर सकते हैं उसी चीज़ से निपटने के लिए। जो हमारे भारतीय मूल के जो प्रोफेसर हैं राहुल रविंद्रम नैयर, इन्होंने इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश करी जीओ मेम्ब्रेन यानी ग्राफीन ऑक्साइड मेम्ब्रेन्स की सहायता से। इन्होंने क्या किया, इपॉक्सी कोटिंग का यूज किया। इपॉक्सी कोटिंग से क्या होगा, जो एक प्रकार से जो फैब्रिकेशन है वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। इपॉक्सी काइंड ऑफ एक एडहेसिव या टेप टाइप का होता है, एडहेसिव मटेरियल, यानी जो एक प्रकार से साल्ट्स को आगे नहीं जाने देगा। एक तो ये सॉल्यूशन उन्होंने दिया, लेकिन ये कहते हैं कि देखिए बड़े स्तर पर इस सॉल्यूशन को नहीं अपनाया जा सकता, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा एक प्रकार से एडहेसिव मटेरियल का यूज करना ग्राफीन ऑक्साइड में। तो दूसरा सॉल्यूशन भी इन्होंने दिया कि ग्राफीन फ्लेक्स का इस्तेमाल किया जाए। अगर मान लीजिए ग्राफीन फ्लेक्स का इस्तेमाल किया जाए, ग्राफीन ऑक्साइड जब पानी में इसको डुबोते हैं तो उसके साथ में ग्राफीन फ्लेक्स भी उसके साथ में जोड़ दिया जाए, तो बॉन्डिंग है वो ग्राफीन ऑक्साइड के साथ में बढ़ जाएगी और वो जो कॉमन साल्ट्स हैं नमक को वो आगे नहीं जाने देंगे। इस प्रकार से जो पानी है वो स्वच्छ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन जो वो बनता है, ये भी बनता है प्री का, कि कौन कौन से जो साल्ट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं समुद्र में, किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो क्लोरीन सबसे ज़्यादा होता है 19 ग्राम, फिर सोडियम का नंबर आता है, फिर सल्फेट का, फिर मैग्नीशियम का, फिर कैल्शियम का। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकती है यूपीएससी। तो वे फॉरवर्ड में क्या आता है, वे फॉरवर्ड में ये आता है कि देखिए जो हमने अभी बात करी, ये दोनों चीज़ें अगर इस्तेमाल करेंगे
तो पानी के आपस में जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो तो काफ़ी कमज़ोर होती है, तो पानी तो निकल जाएगा लेकिन साल्ट्स नहीं निकल सकेंगे, क्योंकि पानी और साल्ट के बीच में जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो इससे तो जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी एक प्रकार से साफ़ किया जा सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल था। अब चलते हैं हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। छोटा सा ये आर्टिकल है इकोनॉमिक्स टाइम्स का, लेकिन अच्छा आर्टिकल है। ये कहते हैं कि देखिए गवर्नमेंट का विजन है इंटरनेट इनेबल्ड सर्विसेज लाई जाएं सभी एरियाज़ में, जैसे कि गवर्नेंस में, कॉमर्स में, एजुकेशन में। लेकिन उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव करने की आवश्यकता है, स्टेबल पावर सप्लाई की आवश्यकता है, ताकि आम नागरिक भी इन सर्विसेज का लाभ उठा सके। इसलिए गवर्नमेंट को जो स्पेक्ट्रम की फीस है, जो सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे जो गवर्नमेंट स्पेक्ट्रम बेचती है वोडाफोन या आइडिया जैसी कंपनीज को, वो स्पेक्ट्रम भी सस्ता कर देना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो। और उसके बाद में ये कहते हैं कि देखिए बार बार जो सर्वर क्रैश हो जाता है उससे काफ़ी समस्या आती है। सरकारी डिपार्टमेंट्स में काफ़ी बार ये बहाना देखने को मिलता है कि हमारा सर्वर जो है वो क्रैश हो गया है, अभी जो एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। पुलिस भी कई बार काफ़ी तरह की बातें करती है, कई बार पासपोर्ट भी नहीं मिल पाता क्योंकि सर्वर क्रैश की शिकायतें हैं वो जो सरकारी एम्प्लॉइज़ है वो करते हैं। वो कहते हैं कि देखिए ये तो टोटली अनएक्सेप्टेबल है। होना तो क्या चाहिए, सभी तरह के सर्टिफिकेट्स हों वो हमेशा डिजी लॉकर में गवर्नमेंट कंपलसरी रूप से रखवाए, ताकि गवर्नमेंट्स बार बार जब भी इन सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता पड़े, जैसे राशन कार्ड के किसी की आवश्यकता होती है, आधार कार्ड की आवश्यकता होती है, तो वो अपने आप से डिपार्टमेंट एक प्रॉपर रेगुलेशन मैकेनिज्म के तहत उन सर्टिफिकेट्स का यूज़ कर सके। फिर ये कहते हैं कि देखिए अगर मान लीजिए डिजिटल सर्विसेज का अच्छे से उपयोग होता है तो गवर्नमेंट की सर्विसेज को काफ़ी सेक्शंस तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है, लेकिन जो छोटे मोटे ग्लिचेस हैं, जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको एक प्रकार से दूर करने की आवश्यकता है। वे फॉरवर्ड में आता है कि देखिए कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट की डिफरेंट एजेंसीज के बीच में भी काफ़ी पुअर कोऑर्डिनेशन होता है। और डिजिटल इंडिया है वो एक सिर्फ एम्बिशियस प्लान नहीं होना चाहिए, और इस पर ग्राउंड स्तर पर काम भी होना चाहिए। हमारे देश के सिटीजन्स हैं उनको सफ़र नहीं करना चाहिए, और गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देने की पूरी आवश्यकता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हेंस करेंगे। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।